दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजीव कुमार जैन। दोस्तों, एक बार हमारा फिर से यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजीव जैन पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, तो हमने इसके पहले बात किया था दोस्तों ऋग्वेद के बारे में, नहीं वेद के बारे में मैंने बात किया था। उसके बाद मैंने बात किया था नहीं सूत्र के बारे में, उपनिषद के बारे में, नहीं आरण्यक के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ प्रमुख सूत्र के बारे में। कुछ एक टॉपिक रह गया है पुराण, उसके बाद हम लोग चलेंगे आज ऋग्वैदिक काल। नहीं, ऋग्वैदिक काल में हम लोग बात करेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व में जो शुरू हुआ था, वहाँ से हम लोग बात करेंगे आर्यों का आगमन के बारे में बात करेंगे, आर्यों का आगमन और एवं विस्तार के बारे में, एवं उसके मूल निवास के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पुराण के बारे में। पुराण से एक प्रश्न कहीं ना कहीं दिखता है। बिहार दरोगा का ऑफिशियली डेट तो आ गया, आप लोग जानते ही हैं कि 29 नवंबर को ही होगा मेंस, और पीटी का तो अभी डेट दिया ही नहीं है। तो देखिए हो सके आ जाए डेट। तो पुराण जो है, इसकी संख्या जो है वह लगभग 8 है दोस्तों। पुराण जो है उसकी संख्या जो है वह लगभग कितनी है, मतलब पुराण 18 है। पुराण की संख्या जो कुल है वह 18 है दोस्तों। कितनी है? 18, मतलब 18। इनका जो संकलन हुआ है यह गुप्त काल में हुआ है। मतलब इसका जो संकलन किया गया, संकलन करने का अर्थ है इसका जो निर्माण किया गया, यह कब हुआ? गुप्त काल में हुआ दोस्तों। मतलब इसका निर्माण कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। कुछ पुराण है जैसे कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड, भागवत इत्यादि। ये सब कुछ पुराण है जो आपको देखने को मिलते होंगे कहीं ना कहीं प्रश्न में। ऐसे तो कुल पुराण की संख्या कितनी है? वह हमारा 18 है, 18 है। तो इस तरह से हमने बात किया, अभी पुराण के बारे में बात किया दोस्तों कि पुराण क्या है, कुल पुराणों की संख्या कितनी है। तो कुल पुराणों की संख्या हमारा 18 है, ठीक है। उसमें से कुछ जो प्रमुख हैं जैसे कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, नहीं भागवत है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम अब बात करते हैं सूत्र के ऊपर। सूत्र, इसमें से प्रश्न आया हुआ है। 4 प्रमुख सूत्र है। जब आप वैदिक काल पढ़िएगा तो उसमें सूत्र के बारे में बात किया है। जैसे कि उसमें से पहला है हमारा गृह सूत्र, दूसरा हमारा है स्रोत सूत्र, तीसरा हमारा है धर्म सूत्र, चौथा हमारा है शुल्ब सूत्र। ये 4 प्रमुख सूत्र हैं। इसी से कहीं ना कहीं प्रश्न बनता है दोस्तों। तो आप चारों सूत्र को हम यहाँ पे वर्णन करेंगे वन बाय वन, और आप लोग इसको देखिए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो सबसे पहले हम अगर बात करें गृह सूत्र की, तो गृह सूत्र में हमारा जातकरण है, नामकरण का वर्णन है, उपनयन का है, विवाह का है, श्राद्ध का, घरेलू और पारिवारिक अनुष्ठानों का, विधि विधानों का वर्णन इसमें किया गया। अगर हम बात करें गृह सूत्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है गृह सूत्र। गृह सूत्र कहने का मतलब कि जो घर से जुड़ा हुआ, वैसा नियम कानून जो घर में ही संपन्न होता हो। नहीं तो घर में क्या संपन्न होता है, जैसे कि नामकरण ही घर में ही होता है। नहीं, जातकर्म हो, किस जाति का है, घर परिवार से जुड़ा हो। नहीं, उपनयन हो गया, उपनयन संस्कार हम लोग जानते ही हैं। विवाह घर से ही है, मतलब श्राद्ध कर्म, नहीं एक तरह से जो घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों से मिलना जुली हो, मतलब जो घर के अंदर होती हो। नहीं तो एक तरह से ये गृह सूत्र, इसको इसलिए रखा गया क्योंकि ये गृह सूत्र में आता है, घर। नेक्स्ट हमारा है दूसरा, वह है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र यहाँ पे जो है राजा के द्वारा जो है नहीं सार्वजनिक रूप से यज्ञों का वर्णन होता है। मतलब यज्ञ कराया जाता था, यज्ञ अनुष्ठान राजा के द्वारा नहीं सार्वजनिक रूप से। तो यहाँ पे यज्ञों का विधि विधान का भी वर्णन मिलता है, तो इसीलिए इसको हम स्रोत सूत्र कहते हैं। स्रोत सूत्र मतलब वैसा सूत्र जिसको हम नहीं यज्ञ या अनुष्ठान से हम लोग करते हो। नहीं, जो राजा जो उस समय यज्ञ और अनुष्ठान से सार्वजनिक तौर पर यज्ञ करते थे, तो उसी को हम लोग स्रोत सूत्र में कहते हैं। तो स्रोत सूत्र ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है, नहीं धर्म संबंधी क्रियाओं से, नहीं जिसमें धर्म के बारे में बात की गई हो या धर्म के संबंधी क्रियाकलाप करते किया जाता हो, तो वो क्या हो गया? नहीं, धर्म सूत्र हो गया। तो ये बहुत आसान है याद रखना। स्रोत सूत्र को भी आप रख सकते हैं, जिसमें सुनकर यज्ञ वगैरह होता है, मंत्र का उच्चारण होता है, तो स्रोत सूत्र हो गया। गृह सूत्र जो घर से जुड़ा हुआ, परिवार, उपनयन संस्कार, जातकर्म, नहीं एक तरह से नामकरण, श्राद्ध, घरेलू पारिवारिक अनुष्ठान, इस तरह विवाह, ये सब हो गया गृह सूत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, तो वह हमारा है नेक्स्ट हमारा है जो इम्पोर्टेंट, ये यही है सबसे VVI है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, वह है शुल्ब सूत्र।
शुल्ब सूत्र, ये जो है शुल्ब सूत्र जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। इसमें जो है यज्ञवेदी के निर्माण के लिए जो है विविध प्रकार का मापों का विधान किया गया है। यज्ञवेदी का जो है निर्माण के लिए यहाँ पे माप का इस्तेमाल किया गया, उसका मापों का विधान यहाँ किया गया। सबसे अगर प्रश्न पूछा गया था तो वो था हमारा ज्योमिति और गणित। ये दो चीज़ को आपको याद रखना है हमेशा, ज्योमिति और गणित। ज्योमिति और गणित का वर्णन कहाँ होता है, किस सूत्र में है, तो वह हमारा शुल्ब सूत्र में है। शुल्ब सूत्र ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ज्योमिति एवं गणित का जो अध्ययन है वो कहाँ से मिलता है हमको, शुल्ब सूत्र। यहीं से प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। तो इस तरह से हमने ये 4 सूत्र के बारे में पढ़ा है वन बाय वन। एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर ले। गृह सूत्र जिसमें घरेलू चीज़ों का जुड़ा हुआ हो, स्रोत सूत्र नहीं सुनकर जो सब मंत्र उच्चारण किया जाता हो तो यज्ञ में होता है। धर्म सूत्र जो धर्म अनुष्ठानों से होता हो, धर्म से संबंधी हो, वो हो गया धर्म सूत्र। और शुल्ब सूत्र जो ज्योमिति और गणित का अध्ययन से जुड़ा हुआ है, मतलब ज्योमिति और अध्ययन से, तो ये पूछा गया है एग्जाम में। तो ये हो गया 4 सूत्र। अब अगर बात करें, एक छोटा सा नोट्स में मैंने यहाँ नोट करके लिखा है कि मत्स्य पुराण में जो है 7 वाहन का वर्णन होता है। ये प्रश्न आया हुआ, ये भी कहता है कि 7 वाहन का वर्णन किस पुराण में मिलता है हमें, तो 7 वाहन का जो वर्णन है वह हमें कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है दोस्तों। तो मत्स्य पुराण आप याद रखिएगा कि 7 वाहनों का जो है वर्णन किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में। ठीक उसी प्रकार विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश का जो है वो हमें वर्णन मिलता है। मतलब कि मौर्य वंश का किस पुराण में वर्णन मिलता है, तो वह हमारा विष्णु पुराण है। अब बच गया वायु पुराण, तो वायु पुराण में जो है गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। तो गुप्त वंश का किस पुराण में मिलता है, तो वायु पुराण में। ठीक है, तो वायु पुराण में गुप्त वंश का हो गया, उसके बाद विष्णु पुराण में मौर्य वंश का हो गया, और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का हो गया। तो ये हमने यहाँ पे जाना कौन वंश का किस वंश में पुराण में वर्णन किया गया है, उसके बारे में हम लोग बात किए अभी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आते हैं हम ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, नहीं इसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। एक होता है उत्तर वैदिक काल और एक होता है ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल ही इसको कहते हैं, एक और इसका नाम है। तो एक 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका नाम एज रखा गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्य। आर्य के बारे में हमने फर्स्ट वाला वीडियो जब हमने स्टार्ट किया था, नहीं वैदिक काल या वैदिक साहित्य, तो तभी मैंने बात किया था कि आर्य कौन थे, आर्य का मतलब क्या होता है। मैं एक बार फिर भी बता दूं, आर्य जो थे वह एक तरह का कहाँ से आए थे, किस जगह बसे थे। तो आर्य सर्वप्रथम जो है पंजाब और अफ़गानिस्तान के इलाका में बसे थे सर्वप्रथम। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, नहीं मतलब एक तरह से है। ठीक है, तो आर्य जो थे यह एक ग्रामीण सभ्यता पृष्ठभूमि से थे। ठीक है, आर्य जो थे इसके पहले हम लोग पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जब खत्म होता है तो उसके बाद हम आर्य सभ्यता के बारे में आते हैं, नहीं वैदिक काल में। तो वैदिक साहित्य का जो निर्माता थे वो आर्य ही थे दोस्तों। ठीक है, वैदिक सभ्यता का या वैदिक साहित्य का जो निर्माता थे वह कौन थे, आर्य ही थे। तो आर्य जो है इसकी भाषा जो थी वह संस्कृत थी, नहीं यह जो है ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि इनका था। ये लोग झोंपड़ियों में रहते थे, नहीं बहुत ही नीचे स्तर से ये लोग आगे बढ़े थे। इस तरह से आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब और अफ़गानिस्तान के इलाके में बसे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आर्यों का आगमन के बारे में। तो आर्यों का आगमन के बारे में कई सारे जो इतिहासकार हुए या विद्वान हैं उनमें मतभेद है। ठीक है दोस्तों, तो उस मतभेद को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इधर मैंने विद्वान लिखा है, इधर मैंने जो है उसका मूल निवास लिखा है। तो कुछ विद्वान जो है वो अपना मत अलग दिए हैं, कुछ विद्वान ने अलग मत दिए, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे जो सर्वमति है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, संपूर्णानंद पहला हमारा है। संपूर्णानंद संपूर्णानंद के अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश में जो है आर्य बसे थे सर्वप्रथम। ठीक है, तो आर्य इनके अनुसार जो है सप्त सैंधव प्रदेश, आप लोग जानते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश क्या है, नहीं सप्त सैंधव जहाँ पे 7 नदियों का मिलन होता है उसी को हम सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। अब नेक्स्ट विद्वान हमारा है पेंका और हार्ट, इनके अनुसार जर्मनी में हुआ था। ठीक है, दयानंद सरस्वती के अनुसार जो है तिब्बत। ये पूछता है एग्जाम में दोस्तों, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य का जो है मूल निवास कहाँ था, तो वह था तिब्बत। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है उत्तरी ध्रुव था, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है उत्तरी ध्रुव बताया, लेकिन ये कहीं ना कहीं उत्तरी ध्रुव से नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ठंडी प्रदेश में उत्तरी ध्रुव है। तो ये हमारा जो भारत का जो उष्णकटिबंधीय जो नहीं
इलाका, उसमें ये लोग कैसे रह जाएंगे। तो ये तो पूरी तरह से गलत दिख रहा है। तिब्बत भी नहीं सही लग रहा है, ठीक है, जर्मनी भी नहीं है, सब आंध्र प्रदेश थोड़ा सा लगता है कि हो सकते हैं, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है गंगानाथ झा। गंगा झा जो विद्वान है, इन्होंने कहा कि आर्य जो है वह ब्रह्म ऋषि देश से आए थे, मतलब कि भारत से ही। नेक्स्ट अगर बात करें तो मैक्स मूलर जो ये कहें मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से, तो मैक्स मूलर को ही मति से जो मान लिया गया, नहीं, सबसे ज़्यादा इन्हीं का विचार, इन्हीं के जो है मूल निवास को माना गया। क्योंकि जो जब टेस्ट किया गया एक तरह से, तो दिल्ली के वासियों के ऊपर, तो वहाँ पे पाया गया कि वो जो है ज़्यादातर आर्य के से जुड़े हुए थे, इनका डीएनए। तो इस तरह से मैक्स मूलर जो थे, ये विद्वान, इनके अनुसार जो है आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। तो सर्वमति सम्मति जो है सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वह मैक्स मूलर को ही माना जाता है, मध्य एशिया। तो आर्य कहाँ सर्वप्रथम आए, कहाँ से आए थे, अगर ये प्रश्न रहे और उसमें दिया रहे ऑप्शन, तो सबसे पहला मैक्स मूलर ही होगा। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया के निवासी थे आर्य, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं विस्तार के ऊपर। विस्तार जो है वह आर्यों का जो है विस्तार कहाँ पे कैसे था। तो मैंने जो है, मान लीजिए कि मैंने इस पॉइंट पे आर्य को रखा है, ठीक है, आर्य यहाँ पे, और इसके दिशाओं के बारे में मैं बात किया कि आर्य जो है, अगर हम देखें तो आर्य जो है नॉर्थ में कहाँ थे, साउथ में कहाँ थे, ईस्ट में कहाँ थे, नहीं वेस्ट में कहाँ थे, तो उसके बारे में हमने यहाँ बात किया है। तो अगर नॉर्थ में देखा जाए तो आर्य का जो मिलता है हमें उल्लेख हुआ हिमालय तक मिलता है, मतलब उत्तर में हिमालय तक ये फैले हुए थे आर्य। अगर हम बात करें पूर्व में, तो पूर्व में यमुना नदी तक फैले हुए थे। अगर हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में अफ़गानिस्तान के इलाका तक इनका निवास स्थल था, यहाँ तक। अगर हम बात करें दक्षिण में यमुना नदी के समानांतर इलाका जो है, वहाँ तक आर्य का फैला हुआ था सभ्यता। तो इस तरह से हमने बात किया आर्यों के बारे में आज। उसके बाद हम धीरे धीरे इसके ऋग्वैदिक काल के जो कुछ प्राचीन नदियाँ हैं, उनके जो नाम हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आर्यों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये पसंद आ रहा होगा। हमारा बिहार दरोगा प्री और मेंस का जो टेस्ट ये सीरीज चल रहा है, इसे आप लगातार देखें और समझें, और दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके जाएँ। तो ओके दोस्तों, फिलहाल इतना ही। अब हमें विदा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।